नितिन जी, फ्लाईओवर मैन, हाईवे किंग, गजब के गडकरी, राजनीति में आपको इतने सारे नाम दिए गए हैं। लोग पूछते हैं कहीं परिवार के लोग भी आपको इन्हीं नामों से तो नहीं बुलाते हैं? आप जितने नाम ले रहे हैं, मैं टीवी भी कम देखता हूं, अखबार भी कम ही पढ़ता हूं, और जितनी बातें आती है उसको सुनता भी कम हूं। घर में भी राजनीति पे चर्चा नहीं होती। मैं इतना ही जानता हूं कि देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं वो करना है। बस यही एक मन में भाव है और काम करते रहता हूं। कभी कभी लोगों का प्रेम है। मुझे प्रिया तेंदुलकर करके एक बड़ा एक्ट्रेस थी, वो मैंने जब ब्रिजेस बनाए थे मुंबई में तो उसने मुझे ब्रिज भूषण करके नाम दिया। फिर बाला साहब ठाकरे ने मुझे गडकरी के बजाय रोडकरी नाम दिया। तो ये मेरे साथ रोड महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 55 फ्लाईओवर मुंबई के वर्ली। आपका फेवरेट नाम कौन सा है? मेरा नितिन ही है। नहीं, मैं जो हूँ ज़मीन पर हूँ। कभी तारीफ भी होती है, खुशी होती है, पर मैं अटल बिहारी वाजपेयी को अक्सर याद रखता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। दो बातें मेरे लाइफ में उनकी बहुत अच्छी है। एक, उन्होंने पर्सनली कहा था कि तुम्हारे यहाँ कितने भी भीड़ हो, तुम घर में आए हुए व्यक्ति को मिले बिना कभी जाओ मत। 1 मिनट हो, आधा मिनट हो, उससे बात करो। और दूसरी बात उन्होंने कही थी, हे भगवान, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि मैं अपनों को गले लगा न सकूं। क्या बात। तो मुझे लगता है कि कॉमन मैन जैसा, वही फुटपाथ का फूड खाना, वही हाफ चाय पीना, वही लोगों में जाना, वही मुझे खुशी होती है। और मैं पब्लिक में ही रहना चाहता हूँ, वही मेरी आइडेंटिटी रहेगी और मुझे वही खुशी है। वाजपेयी जी की बात में आपने एक एडिशन और कर दिया, आप मिलते भी हैं और घर में कुछ खिलाते भी हैं उनको, जो भी आपसे मिलने आते हैं। कल मेरा मिलने का दिन था। अभी वो YouTube वाले मेरे पीछे ही पड़ते हैं, तो वो डाला हुआ है उन्होंने। कल मुझे 3000 लोग मिले। तो पहले मैं बोलता था हाफ चाय सबको पिलाओ, तो 140 लीटर दूध लाया, तो वो भी ख़त्म हो गया। पर मैं 11 बजे से लेकर 3:30-4 तक खाना खाने रहता है, लेट होता हूँ। और मैं आए हुए हर आपती को, दिव्यांग आते हैं, महिला आती है, सब धर्म के लोग आते हैं, सब पार्टी के लोग आते हैं। मैं सबकी बात सुनता हूँ। जो होने लायक होगा उनको बताता हूँ कि इसमें मदद करूँगा। एक आधा काम नहीं होने लायक होता है तो उनको बताता हूँ ये संभव नहीं है। तो ये मेरे लिए पब्लिक लाइफ में मैं मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये जो राजनीति आप देख रहे हैं, ये सत्ता कारण है। राजकारण का अर्थ है समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। राजनीति का अर्थ है लोक नीति, बृहत्तर राजनीति या धर्म नीति। और पॉलिटिक्स इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये मेरा कन्विक्शन है और इसलिए मैं 80% काम किसानों में और सेवा करने में और लोगों के ऑपरेशंस करने में ही खर्चा करता हूँ। आपको आश्चर्य लगेगा, मुझे 6 डिलीट मिली है और 7वीं और अनाउंस हुई है। तो 6 डिलीट जो मिली है उसमें से 4 मुझे एग्रीकल्चर साइंस में मिली और 2 जो है वो SBM यूनिवर्सिटी और गलगोटिया की मिली है। पर आपको आश्चर्य लगेगा, मैं इतना होशियार नहीं हूँ। मैं 75 साल में HSC में था और जब मैं HSC में था तो मुझे उस साल इमरजेंसी आई, तो मैं इमरजेंसी के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया मैंने। तो मेरा अध्ययन नहीं हुआ ठीक से, तो जब एग्ज़ाम हुई तो मुझे 52% मार्क मिले एग्रीगेट, और साइंस ग्रुप में 49.26% मिले। और आज 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे डिपार्टमेंट ने किए हैं। लोग मुझे इंजीनियर है ऐसा समझते, बहुत विद्वान समझते हैं, पर आई वॉज डिस्क्वालीफाइड। मैं इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ था क्योंकि मुझे साइंस ग्रुप में 50% मार्क नहीं मिले थे और इसी कारण में इंजीनियरिंग में 42 मिले तब ये हाल है, अगर ज़्यादा मिले होते तो क्या होता। लेकिन मैं आपसे अब एक सवाल पूछता हूँ। ये मुझे एक बात बताइए, अभी हम आपके डिपार्टमेंट पर आएंगे और हम आएंगे, थोड़े से पॉलिटिकल सवाल भी आपसे करेंगे, लेकिन आपने एक सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात की। हमने देश में देखा एक बहुत मेगा आयोजन जिसने जियो पॉलिटिकल रिफॉर्म की ओर काफी आगे बढ़ाया देश को। मैं बात कर रहा हूं G20 की। G20 से क्या मैसेज गया है और किसको मैसेज गया है?
डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली? देखिए, भारत अब सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। भारत को हम लोग वर्ल्ड में अब इकोनॉमिक प्रोग्रेस में तीसरे नंबर पर ले जाना प्रधानमंत्री का मिशन है। और G20 का ये कार्यक्रम पिछले 75 साल के इतिहास में हमारी सरकार के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहली बार वर्ल्ड के लोग भारत का लोहा मान रहे हैं, भारत को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, भारत को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और भारत की टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च और जैसे ये बायोफ्यूल की अलायंस हुई, इन सब बातों को लेकर जो प्रगति और विकास की ओर भारत जा रहा है, तो मोदी जी के नेतृत्व में इसका बहुत बड़ा रिकॉग्निशन भारत को वर्ल्ड में मिला है। और जिस सफलता के साथ इसका आयोजन हुआ, जिसमें दुनिया के, विश्व के बड़े बड़े लोग आए और आए हुए हर व्यक्ति ने हिंदुस्तान के विकास की तारीफ की, मोदी जी की तारीफ की, ये हमारे देश के इतिहास की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आने वाला भविष्य निश्चित रूप से G20 के रूप में हमारी सफलता को आने वाले 50-100 साल तक याद रखेगा। इतनी अच्छी अचीवमेंट इसमें हुई है। G20 की बात कर रहे हैं। शशि थरूर ने कल एक उनका इंटरव्यू आया, एक बाइट आया, जिसमें उन्होंने जमकर तारीफ की अमिताभ कांत जी की, जमकर तारीफ की एस जयशंकर जी की, मोदी जी पर कुछ नहीं बोले। अब सवाल खड़ा यह होता है कि क्या विपक्ष जानबूझकर प्राइम मिनिस्टर को उसका क्रेडिट नहीं देना चाह रहा है, या फिर इसका क्रेडिट जाता किसको है? देखिए, ये बात सच है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो G20 के प्रेसिडेंट भी बने हैं और उनकी अध्यक्षता में ये G20 की कॉन्फ्रेंस हुई है। पिछले साल भर से वर्ल्ड में जो विषय, क्लाइमेट चेंज है, कल्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ सर्विसेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, 60 हमारे शहरों में G20 की कॉन्फ्रेंसेस हुई। उसके बाद में इसका सफल आयोजन हुआ, इसकी चर्चाएं हुई, इसके प्रस्ताव हुए। मैं ये मानता हूँ कि एक टीम के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में सब लोगों ने अच्छा काम किया। हमारे विदेश मंत्री अमिताभ कांत जी हो गए, बाकी भी जितने लोग हैं वो सब लोग निश्चित रूप से अभिनंदन के लिए पात्र है। पर मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये सब काम किया है, तो निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में उनको इसकी सफलता है, ये तो कोई नकार नहीं सकता। अब राजनीति इसमें नहीं करनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि पावर पॉलिटिक्स में जो राजनीति होती है वो यहाँ के देश के इशू पर करना ठीक है, और करना भी चाहिए, अपोजिशन पार्टी में उनका अधिकार भी है। पर कुछ विषय राजनीति के ऊपर उठकर देश के हित में होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, उनमें यहाँ की राजनीति को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। और एक प्रकार से शशि थरूर जी ने अगर जयशंकर जी की और अमिताभ कांत जी की तारीफ की, अब वो मोदी जी का नाम लेने में शायद उनको संकोच हुआ होगा, उनकी पार्टी की कोई मर्यादा होगी। पर इसका मतलब ये है कि ये पूरे सक्सेस स्टोरी बनी हुई है, उसको उनने रिकॉग्नाइज किया, इसका मतलब उनने मोदी जी को रिकॉग्नाइज किया, ऐसा ही उसका अर्थ निकलता है। आप हमेशा ऑल्टरनेट फ्यूल्स की बात करते हैं, आप हमेशा बात करते हैं जो पेट्रोल, डीजल या ये सारे सोर्सेज, इनके ऊपर डिपेंडेंसी कम की जाए। हमने एक बहुत अच्छी चीज देखी G20 में, बायोफ्यूल अलायंस की बात की। क्या आप बताना चाहेंगे कि ये कितना बेनिफिशियल होगा और कितना इसका इंपैक्ट कितने सालों में आएगा? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे देश में हमारी सोसाइटी 3 पिलर पर खड़ी है। पहला पिलर है इथिक्स, जो हमारी वैल्यूज़ है, हमारी संस्कृति है, हमारी इतिहास है, हमारी विरासत है, हमारा एजुकेशन है। दूसरा पिलर है हमारी इकोनॉमी, बिकॉज नो फिलोसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, तो हमारा आर्थिक विकास। और तीसरा पिलर है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। और आज हमारी सबसे बड़ी समस्या ये, दिल्ली वालों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम दिल्ली के लोगों में इसी प्रकार का प्रदूषण चलता रहेगा तो हमारा लाइफ 10 साल कम होगा। ये जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन हमारी बहुत बड़ी समस्या है। अब प्रधानमंत्री जी ने पेरिस में ये डिक्लेयर किया है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल बनेंगे। और इसलिए आज हमारे देश में कभी कभी मुझे लगता मैं इतने रोड बना रहा हूँ तो स्वाभाविक रूप से ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो 10% की ग्रोथ थी वो 25% हो गई, 22% हो गई। और इतनी गाड़ियाँ हो रही है कि जो 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी, जो मेरा विभाग उससे संबंधित है, वो 12.5 लाख करोड़ की हुई। मैं जब मंत्री बना तो हम 7वें नंबर पे थे। अभी 2 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर पहुंचे। यानी पहले नंबर पर चाइना है,
दूसरे नंबर पर यूएसए, तीसरे नंबर पर अब भारत है और चौथे नंबर पर जापान है। हमने जापान को भी पीछे डाला। ये जैसे अच्छी बात है, रोड बन रहे, हर आदमी गाड़ी खरीद रहा है, पुरानी गाड़ी लेके अपने फैमिली को लेके टूरिज्म पे जा रहा है, बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा पर जा रहा है, ये अच्छी बात है। पर दूसरी ओर पेट्रोल डीजल के कंजम्पशन से पोल्यूशन कितना बढ़ रहा है। हमारा फॉसिल फ्यूल का पेट्रोल डीजल और गैस का इंपोर्ट 16 लाख करोड़ का है, 16 लाख करोड़। और ये 16 लाख करोड़ अगर इसी प्रकार से हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ेगी तो ये और बढ़ेगा। और इसलिए हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पे काम करना होगा, और ये किए बिना हमारे देश का प्रदूषण कम नहीं होगा। मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि अब गाड़ियों के जो हॉर्न होते हैं उसमें जो आवाज़ आता है बड़ा कान के लिए तकलीफ देता है, साउंड पोल्यूशन करता है, उसके बजाय इंडियन इंस्ट्रूमेंट, तबला, पेटी, माउथ ऑर्गन, इसके आवाज़ आएंगे। जब आप स्कूटर और गाड़ी बजाएंगे हॉर्न तो उसका अच्छा आवाज़ आएगा। जैसे वाटर पोल्यूशन में मैं जब मंत्री था गंगा का वाटर रिसोर्स, तो मैंने दिल्ली में 6000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को यमुना को शुद्ध करने के लिए दिए थे। और एयर पोल्यूशन में 40% कंट्रीब्यूशन रोड सेक्टर का है। अभी हम इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहे हैं दिल्ली से जयपुर, ये UR2 से जयपुर तक, ताकि हमारी बस और ट्रक रेलवे जैसी केबल पर चलेगी। अब इसमें ये इथेनॉल आया है। अब आपने एक जिक्र कर दिया है तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकने के लिए माफी चाहूंगा। आपके मंत्रालय की ही उसी से मिलता जुलता एक सवाल पूछ रहा हूं जो अभी आपने एक जिक्र किया। आपके मंत्रालय की अगर बात की जाए तो लोगों की भी इसमें बड़ी दिलचस्पी है। पानी में जहाज उतारना, हवा में बस उड़ाना, हाइड्रोजन से गाड़ी चलाना, नदी में क्रूज चलाना। लोग ये कहते हैं कि आप ऐसे आइडिया कहां से लाते हैं, तो हॉलीवुड फिल्मों में भी नहीं होते। देखिए, मैं कोई झूठ बातें नहीं करता, ना सपने दिखाता हूं। मैं जो कहता हूं हर बात प्रूव कर सकता हूं, बता सकता हूं, नम्रतापूर्वक आपको बताऊंगा। मैंने जब MPBS सी प्लेन की बात लाई तब मैंने 2 बातें की थी कि हमारे हाईवे ऐसे बनेंगे कि जिसके ऊपर हमारे डिफेंस के हवाई जहाज, एयरफोर्स के हवाई जहाज उतरेंगे। अभी हमने 26 एयर स्ट्रिप ऐसी बनाई है, और मैं राजनाथ सिंह जी को लेकर गया था और उस समय हमारे रावत साहब भी थे, और हम डायरेक्ट हमारा हवाई जहाज रोड पर उतरा। तो ऐसी 26 एयर स्ट्रिप हमने बनाई है, और 16 परमिशन एयरफोर्स के पास है और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीमावर्ती भाग में अगर लड़ाई होगी तो ये इमरजेंसी के रूप में काम में आएगी। दूसरी बात, मैंने MPBS सी प्लेन लाया, तो ये लाने के बाद जब मैं शिपिंग मंत्री था तो इसका कानून नहीं बन रहा था, तो एविएशन मिनिस्ट्री बहुत लेट लगा रही थी। तो मैंने उनको कहा आप जल्दी इसका नियम बनाओ, नहीं तो मैं इसका एक्ट बनाऊंगा। आप जिसको MPBS सी प्लेन बोलते हैं, मैं उसको फ्लाइंग बोट कहता हूँ। क्या बात है। तो मैं फ्लाइंग बोट का कानून बनाऊंगा। तो वो प्लेन आया, वो प्लेन लेकर मुंबई के समुद्र में मैं उड़ा, ऊपर में नीचे उतरा, पूरा मुंबई के ऊपर राउंड मारा। और फिर ये जब प्लेन सक्सेस हुआ तो मोदी जी ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा मुझे इसमें उड़ना है। तो मैंने कहा मैं व्यवस्था करता हूँ। तो उतने में उस समय हमारे नुपेन मिश्रा जी का मुझे फ़ोन आया, बोले नितिन जी आपने ये क्या किया? बोला क्यों? बोले ये सिंगल इंजन का है और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी जो होती है वो अलाउ नहीं करती इसको, तो आप प्रधानमंत्री को समझाइए। वो बोल रहे कि मैं इसी प्लेन में जाऊंगा सरदार सरोवर में, यहाँ से अहमदाबाद से उड़कर, तो साबरमती के वहाँ से उड़कर वो जो रिवर फ्रंट है वहाँ से। तो फिर मैंने प्रधानमंत्री जी को फ़ोन किया कि ये सिंगल इंजन है पर इसमें धोखा नहीं है, पर आपका मैनुअल कहता है कि डबल इंजन के बिना आप बैठ नहीं सकते। तो सबका कहना है कि मैं आपको ये बात बताऊं। तो उनने मुझे पूछा नितिन जी आप नियमों पे कब से बात करने लगे? क्योंकि उनको मेरा स्वभाव मालूम था। तो मैंने उनको इतना ही कहा कि निर्णय आप करिए, ये सिक्योर्ड है, पानी पे उतरता है, और अगर आप जाना चाहते तो जाना चाहिए, पर ये आपका जो नियम है वो केवल मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा नहीं मुझे जाना है। बिरयानी बिरयानी बिरयानी। इंजन में, सिंगल इंजन पे वहाँ उतरे। और अभी हमारे देश में नई पॉलिसी तैयार हुई है, हमारे डैम, हमारे रिवर, ये रिवर पोर्ट बनेंगे।
हमको अगर गुवाहाटी जाना है तो हम ब्रह्मपुत्रा में उतरेंगे, हमको वाराणसी जाना है तो गंगा में उतरेंगे, हमें उदयपुर जाना है तो झील में उतरेंगे, और अब रिवर पोर्ट तैयार होंगे, रात को लाइट रोड लगेगी। ट्रांसपोर्ट से अब वाटर ट्रांसपोर्ट होने वाला है। सर अभी ये टूरिज्म बढ़ाएगा, रोजगार नए निर्माण करेगा। ये एमपीबीएस सी प्लेन है जो एयर स्ट्रिप पे उतरेगा, पानी पे वहां से ऊपर जाएगा, पानी पे उतरेगा, पानी से ऊपर आएगा, एयर स्ट्रिप पे उतरेगा, पानी से पानी पर या पानी से एयर स्ट्रिप पर, एयर स्ट्रिप से पानी पर, पानी से एयर स्ट्रिप पर। अब वो दिन दूर लोग नहीं है। आपको सपनों का सौदागर कहते हैं, आप जब ऐसी बातें करते हैं। देखो एक बात याद रखो, सपने दिखाना अच्छा होता है और जनता दिखाए हुए सपने पे बहुत खुश होती है, पर दिखाए हुए सपने जब पूरे नहीं होती तो जनता तुम्हारी धुलाई भी करती है, ये बात पक्की है। तो मैं जो आपको बताऊंगा, अभी ये पूरा हुआ है, अभी जल्दी एक कंपनी है, नाम नहीं लूंगा, वो 100 एमपीबीएस सी प्लेन खरीद रहे अरे हैं और भारत सरकार ने इसमें पॉलिसी भी बनाई है और मेरा सपना है कि ये पूरा हो रहा है। यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं ये बहुत जल्दी उन प्लेन्स में सफर कर सकते हैं। अब वो डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, पर सब बातें क्लियर हुई है, नीतियां भी तय हुई है और जल्दी ये शुरू हो, ऐसी मेरी भी अपेक्षा है और कोशिश है। दूसरी जो आपने हवा में उड़ने वाली बात कही, तो मैं अभी रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे 260 प्रपोजल कर रहा हूँ और प्रधानमंत्री जी ने इसका काम मुझे दिया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ वहाँ भी बना रहा हूँ, अनेक राज्यों में बना रहा हूँ। तो बंगलोर में विशेष रूप से बहुत ट्रैफिक जाम होता है, तो वहाँ एक अध्ययन कर रहे हैं कि डबल डेकर बस ये हवा में उड़ के जाएगी। तो ये एक केबल कार ही है, डबल डेकर बस है और इसका मेरे पास चित्र भी है। ये वर्ल्ड में 2 कंपनियां हैं, डॉफलमेयर और प्यूमा। तो ये मैं अभी ऑस्ट्रिया में इसके कॉन्फ्रेंस में भी गया था। नई नई टेक्नोलॉजी हमने लाई है और जल्दी ही इस प्रकार की बसेस आएगी। बात बताइए और आपको और एक अच्छी क्या बात, उसमें हवाई चप्पल वाला चल पाएगा या किराया बहुत ऊपर होगा? सस्ता होगा। अच्छा ठीक, ये तो बहुत देखो आप पहाड़ पर चढ़ोगे, जैसे पहाड़ पर चढ़ोगे तो चढ़ते जाते 3 घंटे लगेंगे। आप वो जो फेनिकुलर रेलवे वो लगकर पहाड़ पे जाएगी तो आप 10 मिनट में पहुंच जाओगे। तो दूसरी बात ये काफ़ी समय से मैं और एक अच्छी बात आपको बता रहा हूँ कि मैं एक कंपनी के साथ काम भी कर रहा हूँ, एक नागपुर में रिंग रोड पर, और दिल्ली में ये जो पानीपत के बाद जो पेरिफेरल रोड है वहाँ से हमने एक UR2 रिंग रोड बनाया दिल्ली का। वहाँ से एयरपोर्ट आने के लिए 2 घंटे लगते हैं। अब हमारे रोड से आप केवल 20 मिनट में एयरपोर्ट पहुँचेंगे। T3 में एक अंडरग्राउंड टनल भी है, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट दिल्ली जयपुर तक चले जाओगे, मुंबई तक। क्या बात। तो हमने वो जयपुर से दिल्ली ये हम ये बना रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक बस होगी, हवाई जहाज जैसी सेवाएं होगी, चाय कॉफ़ी नाश्ता भी मिलेगा, बिजनेस क्लास की सीट होगी और किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। अब आप जो कार इस्तेमाल करते हैं वो तो हमने आपके साथ एक इंटरव्यू में खुद ही अनुभव किया है, वो हाइड्रोजन से चलती है। हाल ही में आपने एथनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें यह कार कब तक मिलेगी? देखिए पहली बात तो यह समझ लीजिए कि बायो इथेनॉल किसान तैयार करता है, यानी शुगर केन जूस, मोलाइसेस, बी मोलाइसेस, सी मोलाइसेस, बाम्बू, कॉर्न, फूड ग्रेन, राइस, व्हीट, सबसे अब इथेनॉल बनता है। सिंपल भाषा में अगर बताना है तो जिससे शराब बनती है उससे उसी से इथेनॉल भी बनता है। इथेनॉल अल्कोहल है, और शायद उसी से सैनिटाइजर भी बन रहा था। हाँ, तो आपने इनिशिएटिव लिया था। बहुत सैनिटाइजर बना था। तो अब ये इथेनॉल जो है इसका रेट है 60 रुपए और पेट्रोल का रेट है 120 रुपए। मैंने जो इनोवा गाड़ी टोयोटो की लॉन्च की उसमें 60% लीटर का इथेनॉल उसमें जाएगा और वो गाड़ी 60% बिजली पे तैयार होगी, चालू रहेगा होगी, और 40% इलेक्ट्रिसिटी, 40% इथेनॉल पे और 60% बिजली पर। तो पेट्रोल का एवरेज रेट के हिसाब से 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, इस भाव से एवरेज मिलेगा। तो मुझे बताइए। लेकिन इसके लिए तो नई गाड़ी लानी पड़ेगी ना फिर? वो आ रही है अभी। टोयोटो आने वाले 6 महीने में अपनी पूरी गाड़ियां फ्लेक्स इंजन में लॉन्च कर रही है। अच्छा। बजाज, TVS और अपने हीरो, तीनों ने 2 व्हीलर फ्लेक्स इंजन पे लाए हैं। फिर ऑटो रिक्शा आई है
और धीरे धीरे इथेनॉल के पंप अभी कॉस्ट कितनी होगी गडकरी जी, और ये कहाँ कहाँ मिलेगा एथेनॉल? अभी नॉर्मल फ्यूल स्टेशन पे ही मिलेगा? अभी मेरी बात हुई है पेट्रोलियम मंत्री जी से, इंडियन ऑयल के चेयरमैन से हुई है। अभी वो इथेनॉल के पंप पुणे में 3 है, अब वो धीरे धीरे इथेनॉल के पंप खोल रहे हैं। इथेनॉल के पंप पे आप गाड़ी में इथेनॉल भरोगे 60 रुपये लीटर का, प्रदूषण नहीं के बराबर है। ये ग्रीन फ्यूल है, ये किसानों का फ्यूल है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन फ्री। तो अब वो दिन दूर नहीं है, 6 महीने में गाड़ियाँ मार्केट में आएगी, स्कूटर और मोटरसाइकिल्स आएगी, 2 व्हीलर्स आएंगी, ऑटो रिक्शा आएगी। और इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेगा, क्या बात है। बिटुमिन दाता बनेगा। और इतना ही नहीं, तो ब्राज़ील में अभी जो अलायंस हुई है अपनी, तो ब्राज़ील में उनके एयरफोर्स के फ्लाइट 22% इथेनॉल एविएशन फ्यूल में डालकर चलते हैं। हमने 2 फ्लाइट, एक स्पाइस जेट की फ्लाइट देहरादून से दिल्ली 50% बायो एविएशन फ्यूल डालकर लाई, और एक विस्तारा की फ्लाइट भी अभी आई है, वो भी उसमें एयरक्राफ्ट में भी इसका इस्तेमाल? हाँ, 22% इथेनॉल एविएशन फ्यूल में जाता है। एयर टर्बाइन फ्यूल के साथ एथेनॉल? हाँ, यस, ये ब्राजील में ऑलरेडी एयरफोर्स में चल रहा तो है। क्या भारत में क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट होती है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ एयर टर्बाइन फ्यूल की, ये क्या एथेनॉल के साथ आप देखने वाले हैं फ्यूचर? 2 साल पहले 26 जनवरी के कार्यक्रम में हमारे हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट ये इथेनॉल अपने एविएशन फ्यूल, बायो एविएशन फ्यूल पे चले थे। और जल्दी ही हमारा एविएशन फ्यूल में अभी इंटरनेशनल ये तय हो रहा है, अभी पेट्रोलियम मंत्री का स्टेटमेंट भी आया है कि हम लोग 8% बायो एविएशन फ्यूल हम ये फ्यूल में डालेंगे, और आने वाले समय में हमारा किसान ये बायो एविएशन फ्यूल तैयार करेगा। और इसलिए वो अन्नदाता से ऊर्जादाता, ऊर्जादाता से बिटुमिन दाता, बिटुमिन दाते से अब एविएशन फ्यूल का दाता बनेगा। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा और हमारे गांव सुखी समृद्ध संपन्न